Welcome students. Today we will learn about the part of endoplasmic reticulum, or we can say the subtype of endoplasmic reticulum that is called rough endoplasmic reticulum. We've studied about it in the previous video. Today we will learn about the function of or role of endoplasmic reticulum in protein synthesis, that how it is used to synthesize proteins. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में या फिर हमारे सेल्स में। ये जो पहला इसका फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में हमारे पास हेल्प करते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसे हम रफ क्यों कहते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे, लेकिन अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि हमें जो है दोबारा से प्रीवियस जो टॉपिक है उसे रिकॉल कर सके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कहा था कि हम इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस है वहां पर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए उसकी अपीयरेंस जो होती है वो रफ होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन प्रोडक्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बिल्कुल हमारे पास मेम्ब्रेन जो है एक सिंपल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलकर बनी होती। तो इसीलिए मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द मतलब हमारे पास हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हमने कहा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है हमारे पास क्या, मेम्ब्रेन। इन दोनों के फंक्शन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है कंबाइंड फंक्शन हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोडक्शन होती है। कैसे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, जहां पर हमने कहा कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, और स्टेरॉइड्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, जो कि हमारे पास 60 to 80% प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। 60 to 80 नहीं, 20 to 40% हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो है और स्टेरॉइड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल्स हो गए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। और कुछ जो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, मैंने आपसे कहा था सेल मेम्ब्रेन, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है, कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड से भी बनती है। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है प्रोटीन्स की प्लस ग्लाइको हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकर मिलते हैं और बनाते हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। तो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन से बनी होती है मोस्टली। तो फॉस्फोलिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं और प्रोटीन हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलती है। अगर हम इसे देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास जो हमारे WBCs है, जितनी भी एंटीबॉडीज है, और मल्टीपल जो है हमारे पास ब्लड में भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हो गई, जितनी भी प्रोटीन्स है वो बनती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैसे बनती है? रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो है हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होती है, और राइबोसोम जो है उसे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो रफ राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री होती है, राइबोसोम से प्रोटीन्स बन के एंटर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेकेंडली हम जो है कहते हैं मेम्ब्रेन फैक्ट्री। प्रोटीन्स एंटर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है, WBCs बनाती है हमारे पास, और बाकी जितने भी हमारे पास एंटीबॉडीज हो गई प्रोटीन वाली, डिफरेंट हार्मोन्स जो कि प्रोटीन से बनी है, हमारे पास एंजाइम्स हो गई, ये सब प्रोटीन्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई होकर जो है बनती है, और मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, फिर ये मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर रिलीज होता है, और यही मेम्ब्रेन ऐड हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में। जब भी कोई भी चीज एक्सपोर्ट हो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो ये जो है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर फिर गोल्जी बॉडी से निकलता है, फिर सेल से बाहर निकलता है, और सेल से जब बाहर निकलता है तो वो चीज जो कि हमारे पास वेसिकल में बाउंड है, वेसिकल में इनक्लोज है, मतलब कोई भी प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन व्हाटएवर जो भी है, कोई भी WBC, उसका जो वेसिकल होता है, वेसिकल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिंगल हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो सेल के बाहर निकलता है।
तो इस तरह मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। अभी हम इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है तो उसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस की बेसिकली दो मेन स्टेप्स होती हैं जो कि हमारे पास जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है। तो दो इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास स्टेप्स है। सबसे पहले जो है हमारे पास इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब प्रोटीन का इंपोर्ट ईआर की मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रोटीन इंपोर्ट कहाँ से हो रही है ये मैं आपको डायग्राम में आगे सारा बता। और दूसरा जो स्टेप है, फिलहाल आप स्टेप्स देखिए, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। पहला प्रोटीन का इंपोर्ट है एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन हमने कहा था कि प्रोटीन्स तो हमारे पास राइबोसोम में बनती है, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन वहां पर प्रोटीन्स बिल्कुल बनती है, यहाँ पर फर्दर जो है उसे प्रोसेसिंग होना होता है प्रोटीन का, उसकी मॉडिफिकेशंस होती है, उसकी फोल्डिंग्स होती है और उसकी अटैचमेंट होती है कुछ लिपिड्स के साथ या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अपना एक रोल परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन सिंथेसिस एक सिंपल स्टेप नहीं, ये स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन से और एंड होता है हमारे पास कहाँ पर? जब पूरी प्रोटीन जो हमारी है वो बन चुकी होती है गोल्जी बॉडीज में और वहां से ट्रांसफर होती है हमारे सेल के बाहर। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है कन्फाइन नहीं है सिर्फ राइबोसोम के साथ, बल्कि ये एक जो है सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में हम जो राइबोसोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका रोल देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म। उसके बाद जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो राइबोसोम्स है, बेसिकली जो प्रोटीन्स बनती है वो राइबोसोम्स बनाते, जितनी भी प्रोटीन्स है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हमारे सेल में दो टाइप्स की होती है। आपने राइबोसोम्स यहाँ पर देख लेनी है अच्छी तरह से क्योंकि आगे इन राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस में काफी बड़ा रोल है। आगे डायग्राम में आपको बताऊंगी। राइबोसोम्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, अटैच राइबोसोम्स या फिर फ्री राइबोसोम्स। अटैच राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स है जो कि मेन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अटैच राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन की सरफेस पर, इसीलिए उसकी जो अपीयरेंस है वो रफ। कुछ और प्रोटीन्स है जो कि हमारे पास फ्रीली जो है फ्लोट कर रही होती है या फ्रीली जो है मूव कर रही होती है साइटोप्लाज्म। जो मूव कर रही थी फ्रीली साइटोप्लाज्म में वो फ्री राइबोसोम से वो अटैच नहीं होती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन इसकी जो प्रोटीन्स है वो साइटोसोल मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहीं पर यूज होती है वो प्रोटीन्स जो कि फ्री राइबोसोम्स पर। जबकि हमारे पास जो अटैच राइबोसोम्स है जो अटैच रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसकी जो प्रोटीन्स है वो सेल के बाहर ट्रांसफर की जाती है फर्दर जो है प्रोसेसेस की। देन उसके बाद हम देखते हैं कि राइबोसोम्स जो है हमारे पास कौन सी राइबोसोम्स है जो कि अटैच होंगी और कौन सी राइबोसोम्स है जो कि फ्रीली हमारे पास मूव करेंगी साइटोप्लाज्म। तो वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, तो कैसे अटैच होती है? वो रिकॉग्नाइज करती है एक प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस को। अब ये प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि वो राइबोसोम्स जो कि अटैच होती है वो राइबोसोम्स अटैच होंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो रिकॉग्नाइज करेंगी प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस को। वो सिग्नल सीक्वेंस जो कि वो प्रोटीन जो कि बन रहा है जनरेट करेगा या फिर बनने वाला है, वो सिग्नल सीक्वेंस जनरेट करेगा, तभी जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो राइबोसोम अटैच होंगे। और जो राइबोसोम्स हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं है वो फ्री राइबोसोम्स कहलाती है। और ये अटैच क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो प्रोटीन्स बनाती है जिन पे हमारे पास प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता। जिनके पास प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस होता है वो राइबोसोम्स हमारे पास अटैच हो जाती है आरईआर के साथ। और जो वो राइबोसोम्स जो कि वो प्रोटीन्स बनाए जिनके पास सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता तो वो जो है अटैच नहीं होती, वो फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में दूसरी प्रोटीन्स बनाती है जिनको हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियर जीनोम होता है वो इनकोड करता है। तो इन प्रोटीन्स के पास सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे। अगर हम इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन को देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर आपने वाकई रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन प्रोटीन सिंथेसिस समझना है तो सबसे पहले आपको जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये जरूर समझने होंगे क्योंकि इनके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि मस्ट होती है प्रोटीन के इंपोर्ट का। अब प्रोटीन ऐसी तुम्हारे सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन्स भी तो बनती है। और कैसे बनती है? वो प्रोसेस जिससे प्रोटीन्स बनती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी होती है? राइबोसोम्स की होती है
और ये जो ब्लू कलर में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हमारे डीएनए से बनता है। हमारा जो डीएनए होता है उसमें जीन्स होता है और वो जीन्स जो है हमारे पास बनाती है मैसेंजर आरएनए को। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन के। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है और हमारा जो न्यूक्लियस है उससे निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है और ये जो मैसेंजर आरएनए ये अटैच हो जाता है राइबोसोम्स के साथ। ये दो राइबोसोमल सब यूनिट्स है, ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट। ये जो यूनिट्स है ये भी एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैसेंजर आरएनए जो है इनके साथ अटैच हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है सारा खेल इसी का है। ये मैसेंजर आरएनए अगर वो जीन्स लाता है जो कि हमारे पास कोड करती है सिग्नल सीक्वेंस, तो फिर हमारा वो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर राइबोसोम्स को अटैच कर देगा ईआर की मेम्ब्रेन के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। और ये अटैच डायरेक्टली नहीं होते, ये अटैच होते हैं थ्रू सम चैनल्स जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेटर। ये चैनल्स क्या होते हैं? ट्रांसलोकेटर। इन ट्रांसलोकेटर्स के थ्रू जो हमारे पास राइबोसोम्स है वो अटैच होंगी किसके साथ? ईआर की मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले बताया कि वो राइबोसोम्स ईआर की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी जो कि उन प्रोटीन्स को बनाएंगी जिनके पास सिग्नल सीक्वेंस होगा। तो ये सिग्नल सीक्वेंस वाली प्रोटीन्स अब तक बनी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है कि ये सिग्नल सीक्वेंस वाली प्रोटीन्स बननी है और वो इंफॉर्मेशन लाता कौन है हमारे पास? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ से लाता है? डीएनए से। और डीएनए वो जीन्स बेचता है जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है बनाने में किस चीज की? सिग्नल सीक्वेंस। अब हम देखिए कि इंपोर्ट कैसे। प्रोटीन्स जो है यहाँ पर जो ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए। और ये जो नीचे आपको छोटी छोटी स्ट्रिंग्स नजर आ रही है, फिर थ्रेड लाइक या फिर फ्रेगमेंट्स नजर आ रही है, ये हमारे पास बनने वाली प्रोटीन सीक्वेंसेस है। ये प्रोटीन्स यहाँ पर बन रही है और ट्रांसलोकेटर जो कि चैनल है उसके थ्रू एंटर हो रही है कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में। तो यहाँ पर अभी तक ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं होने के बावजूद आधा जो है प्रोटीन का सीक्वेंस बन रहा है और आधा एंटर हो चुका है आरईआर की ल्यूमन में। इसे हम कहते हैं को ट्रांसलेशनल प्रोसेस। कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं हुई है। को ट्रांसलेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस का होना इसलिए जरूरी है कि अगर कंप्लीटली प्रोटीन बन जाए और एंटर हो जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, तो अनयूजुअल फोल्डिंग्स होगी प्रोटीन की। यहाँ पर ल्यूमन में अनयूजुअल फोल्डिंग्स होगी और ये फोल्डिंग्स जो है प्रोटीन के लिए जरूरी नहीं है, उसके स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास को ट्रांसलेशनल जो प्रोसेस है वो जो प्रोटीन बनने वाला नया प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं नेसेंट पॉलीपेप्टाइड या नेसेंट प्रोटीन। ये जो नेसेंट प्रोटीन है ये जो है हमारे पास सीधा सीधा जो है एंटर हो रहा है, इसमें फोल्डिंग नहीं हो रही। ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एंटर हो रहा है कहाँ पर? आरईआर की ल्यूमन में। तो इसीलिए को ट्रांसलेशनल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रोटीन्स बन रही है वो जो प्रोटीन्स है उनमें सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है? सिग्नल सीक्वेंस है। मैसेंजर आरएनए के पास वो जीन मैसेंजर आरएनए वो जीन्स की इंफॉर्मेशन लाया है जो कि बनाती सिग्नल सीक्वेंस। वो प्रोटीन्स बनाती है जिनके पास सिग्नल सीक्वेंस है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोटीन को देखें जो कि बन चुकी है, ये प्रोटीन बन तो चुकी है लेकिन यहाँ पर जो ये सिग्नल सीक्वेंस है ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर नहीं होगा। इसे ये जो ट्रांसलोकेटर है ये ट्रांसलोकेटर या फिर ये चैनल इस सिग्नल सीक्वेंस अलाउ नहीं करता एंटर होने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसलोकेटर के रीजन में क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। हमारे पास जो एंटर होता है उससे हमारे पास क्या होता है? नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो कि ईआर की ल्यूमन में एंटर होता है। और एंटर होने के बाद फर्दर जो है फिर प्रोटीन सिंथेसिस हम कहते हैं उसे, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो चुका है। अब प्रोटीन में मजीद मॉडिफिकेशंस होती हैं, लेकिन कॉमनली इसे प्रोटीन सिंथेसिस ही कहते हैं क्योंकि प्रोटीन यहाँ पर फोल्ड होगा तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही आता है। तो प्रोटीन्स यहाँ पर फोल्ड होगा, जो अनयूजुअल हमारे पास प्रोटीन के एरियाज है वो रिमूव हो जाएंगी, कुछ जो है एडिशंस हो जाएंगी और प्रोटीन के साथ हमारे पास ऐड हो जाएंगी कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी, या फिर हमारे पास लिपिड्स ऐड हो जाएंगे प्रोटीन्स के साथ, इन नेसेंट प्रोटीन्स के साथ जिन्हें हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। फिर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स फर्दर जो मॉडिफिकेशंस प्रोटीन में हुई है, प्रोटीन स्टार्ट में तो फोल्ड नहीं होता है लेकिन बाद में कुछ ऐसी नेसेसरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो है फोल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बगैर ये जो प्रोटीन है ये बाहर नहीं निकल सकता, रफ एंडोप्लाज्मिक से बाहर नहीं निकल सकता।
तो वो फोल्डिंग्स जो है, जो कि इंपॉर्टेंट फोल्डिंग्स है, वो मस्ट है। लेकिन प्री फोल्डिंग जो है नेसेसरी नहीं है, इसीलिए को ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू वो स्टॉप हो जाता है। बाद में प्रोटीन में फोल्डिंग्स होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं इस प्रोटीन की चेन में, जो कि इसको फोल्ड करने में हेल्प करते हैं, और मल्टीपल अदर बॉन्ड्स जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गई, आयनिक बॉन्ड्स हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गई, ये सब बनती हैं और प्रोटीन फोल्ड होकर जो है एक वेसिकल में जो है बाउंड हो जाता है, और वो वेसिकल कहलाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और वो वेसिकल हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद गोल्जी बॉडीज में जाता है। वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि लेंथी हो जाएगा। गोल्जी बॉडीज में ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाता है और फर्दर उसकी फिर मॉडिफिकेशन। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जो राइबोसोम्स हैं वो उन प्रोटीन्स को कोड करती है जिनके पास सिग्नल सीक्वेंस होता है। तो इसीलिए वही राइबोसोम्स जो है आकर अटैच होंगी किसके साथ। अच्छा, ये जो मैं आपको एक चेन नजर आ रही है जिस पर एक मैसेंजर आरएनए के साथ जो है मल्टीपल जो है राइबोसोम्स अटैच है, इसे हम कहते हैं पॉलीसोम। तो ये पॉलीसोम बनता जाएगा और जो प्रोटीन्स है, वो जो प्रोटीन्स जिनका सिग्नल सीक्वेंस बनना है, वो प्रोटीन्स जो है अट्रैक्ट करेंगी राइबोसोम्स को ताकि वो आकर अटैच हो जाए मैसेंजर आरएनए के साथ और इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो। तो ये था इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो मुझे उम्मीद है कि रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन सिंथेसिस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा।